रेफ्यूजी एंट्री असाइलम। शाहरुख खान की भी मूवी आई थी इसके ऊपर। इंडिया में कभी भी री एंट्री नहीं कर सकते, ये बातें कोई नहीं बताता। कनाडा तो हर कोई आना चाहता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आपने देखा होगा आजकल ना एक टॉपिक बहुत चला हुआ है, वो है रेफ्यूजी एंट्री असाइलम। यस, तो अभी शाहरुख खान की भी मूवी आई थी इसके ऊपर, डंकी। कुछ लोग इसको डोंकी बोलते हैं, कुछ लोग डंकी बोलते हैं। तो उन लोगों ने एंट्री लिया था एक दूसरे कंट्री में, और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में असाइलम की। यानी कि जब कनाडा में आप रेफ्यूजी या डोंकी एंट्री लेते हो तो आप कैसे लेते हो, क्या सिस्टम होता है, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, मैं कोई IRCC एजेंट या कुछ ऐसा नहीं हूँ, बट मैं इतने टाइम से कनाडा में हूँ, मैंने चीज़ों को देखा है, लोगों को देखा जो यहाँ आ रहे हैं उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे और IRCC की वेबसाइट के बेस पे मैं आपको इस मूवी कह रही हूँ, मैं आपको इस वीडियो में गाइड करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपको बताऊँगी, डिसीजन आप लोगों का होगा। मैं किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। असाइलम होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। सो असाइलम की एक स्टेज होती है रेफ्यूजी, एक होती है असाइलम। फर्स्ट स्टेप रेफ्यूजी क्या होगा कि कोई ऐसी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे कि यूक्रेन है, रशिया है, जहाँ पे वॉर चल रहा है या फिर जंग की वजह से आपकी लाइफ खतरे में है, तो उस कंट्री के लोग रेफ्यूजी बन के दूसरी कंट्री में एंट्री करते हैं, ताकि वो जाके बोलेंगे कि हमारी लाइफ सेफ नहीं है वहाँ पर, और हमें आपके कंट्री में रहना है। तो अब लोग ये असाइलम एंट्री क्यों लेते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वॉर वाली कंट्रीज़ में ही लोग ऐसे आ रहे हैं कनाडा में, इंडिया के लोग भी, जहाँ पर ऐसा वॉर जंग ऐसा कुछ नहीं है, स्टिल यहाँ पे बहुत लोग इंडियंस लोग हैं जो कि असाइलम लेके यहाँ पे परमानेंट सेटल हो रहे हैं। देखो, कनाडा तो हर कोई आना चाहता है, बट किस तरीके से आप एंट्री करते हो ना, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। अगर आप रेफ्यूजी एंट्री लोगे तो आपका फ्यूचर उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप रेफ्यूजी एंट्री लेकर आ रहे हो तो आपको इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहला, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर सकते हैं। सबसे मेन फ़ायदा इसका होता है कि एवरी मंथ कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 2000 से $2500 तक पे करती है। रेंट आपको मिलेगा, और उसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है, यानी फ़ोन वोन के बिल है, एक किस्म से आपको हर तरह का खर्चा आपका गवर्नमेंट पे करती है। उसके बाद आपकी PR हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं एज एन रेफ्यूजी। अब बात करते हैं इंडिया से लोग रेफ्यूजी क्यों आते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, देखो, जो इसके लिए आपको IELTS नहीं देना पड़ता। आप डायरेक्ट विजिटर वीज़ा लो, यहाँ आ जाओ, एयरपोर्ट पे आके आप बोल दो कि मुझे तो असाइलम चाहिए, फिर आपका असाइलम का केस स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको ईज़िली PR भी मिल जाती है। इसलिए तो नहीं कहेंगे, प्रोसीजर तो देखो उसमें भी लगेगा, 1-2 साल लग जाता है, बट कंपेयर टू नॉर्मल हमारा कम टाइम लगता है। वहीं अगर आप इंडिया से LMI लेकर आओ या स्टडी रूट पे आते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, फिर आप PR लोगे। तो ये जो मेहनत होती है ना, इसको अवॉइड करने के लिए भी लोग रेफ्यूजी बनकर आ जाते हैं। कई बार नॉलेज नहीं होती उन्हें कि फ्यूचर में क्या होगा उनके साथ, इस वजह से भी वो आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या होंगे। अब जैसे कि मान लो आपने एक बार यहाँ पे रेफ्यूजी एंट्री ले ली ना, उसके बाद आपका डाटा भेजा जाएगा इंडियन एम्बेसी को कि इस बंदे ने यहाँ पे बोला है कि उसको इंडिया में खतरा है। तो अगर आप इंडिया में कभी वापस जाओगे तो आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए होगा, तो इंडियन एम्बेसी आपको कभी टूरिस्ट वीज़ा नहीं देगी, तो आप इंडिया में कभी भी री एंट्री नहीं कर सकते। तरीके और बहुत है री एंट्री करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं आप नेपाल चले जाओ, नेपाल से वाया रोड आप एंट्री कर लो, बट अगर आपको फ्रीक्वेंट इंडिया ट्रैवल करना है तो वो चीज़ तो आप भूल ही जाना, वो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपकी वजह से आपकी कंट्री की जो वीज़ा रेशो होती है वो कम हो जाती है। यहाँ की एम्बेसी में ये बात बहुत फेमस हो जाएगी कि इस कंट्री के ज़्यादातर लोग एम्बेसी से रेफ्यूजी लेकर आ रहे हैं, तो उस जो बाकी के लोग डायरेक्ट तरीके से मेहनत करके यहाँ आना चाहते हैं ना, फिर उनके वीज़ा भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं लगना। तो आपकी वजह से आपकी पूरी कंट्री भी सफ़र करती है। तो अगर सच में आपकी कंट्री में कोई इशू है तो आप आओ, अगर फेक आप रीज़न बना के आ रहे हो तो आप मत आओ। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि
कि आप अपनी फैमिली को फ्यूचर में कभी भी यहाँ आने के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, तो आप किसी को इंडिया से यहाँ पे बुला नहीं सकते हो। अब चलो, अब जैसे तैसे करके कनाडा पहुँच गए, असाइलम लिया, PR हो गई, सब सेटल हो गया। अब बात आती है आप करोगे क्या यहाँ पे आके। ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि लोग यहाँ पे असाइलम लेकर आएँ या फिर यहाँ जो इनसाइड कनाडा वो असाइलम लें। वो इसलिए क्योंकि देखो, आपके पास अगर इंग्लिश नहीं है, आपने IELTS से बचने के लिए और प्रोसीजर से बचने के लिए असाइलम लिया था और रिफ्यूजी बनकर आए थे, अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो आप जॉब क्या करोगे। डॉलर रेट अच्छा है यहाँ पे, चलो आपको ज़्यादा मिलेगा, बट ज़्यादा तो तब मिलेगा ना जब आप जॉब करोगे। आपको जॉब ही नहीं मिलेगी कोई। अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है बट आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या जॉब कर लोगे। तो उसके लिए भी ज़रूरी है ना कि आप पहले कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ सर्टिफिकेशन करो और तब आप यहाँ पर आओ। उस तरीके से तो आप चलो अपनी लाइफ अच्छे से यहाँ पे सेटल कर भी पाओगे। अभी के हालात जो कनाडा के चल रहे हैं ना, जो लोग इंडिया से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, उन लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही यहाँ पर। और अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि हरियाणा के गांव खाली हो रहे हैं, डोंकी लगा के लोग US कनाडा भाग रहे हैं, बट जाके रियलिटी कोई नहीं दिखाता उनके साथ रास्ते में क्या हुआ और वहाँ पहुँचकर क्या हो रहा है, कितना वो सच में अर्न करते हैं, कितना वो सेव करते हैं, ये बातें कोई नहीं बताता। अगर मैं सोचूं मैं इंडिया में हूँ और मुझे रेफ्यूजी बन के आने का मौका मिलता है, तो ऑनेस्टली मैं कभी नहीं आऊँगी, बल्कि मैं इंडिया में रह के कुछ एक्सपीरियंस लूँगी। आजकल तो बहुत सारे PNP भी है, जैसे स्केचुएन की PNP है, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपनी फाइल अपलोड करो, उसके बाद आपको नॉमिनेशन आएगा, आप डायरेक्ट PR लेकर आओ। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ईजी वे हैं, जैसे ओंटारियो में आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आप इन सब का 6 महीने का कोर्स लो, 6 मंथ्स ओनली, और आप कोई सर्टिफिकेशन करो और फिर आप डायरेक्ट PR लेकर यहाँ आओ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। मैं किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं करना चाहती कनाडा आने के लिए, बस मैं सिर्फ आपको एक रियल फैक्ट बता रही हूँ। रिसेंटली हमारे नेबर में एक फैमिली मूव हुई है, वो यूक्रेन से है, तो वो लोग यहाँ पे रेफ्यूजी आए हैं। अब उनको आए हुए बहुत टाइम हो गया, बट उनको कोई भी जॉब कुछ ऐसी मिल नहीं रही, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। अब वो मदर हैं, वो जॉब करना चाहती हैं, उसको कोई स्किल नहीं है, बट इंग्लिश भी नहीं है। अब उसको रशियन आती है, यूक्रेनियन आती है, तो उसको सिर्फ रेस्टोरेंट्स में सफाई का और ये सब क्लीनिंग वर्क मिल रहा है। तो अब बात करते हैं रेफ्यूजी की आपकी फ़ाइल प्रोसीड कैसे होती है। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे वॉर चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके कैनेडियन एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, फिर वहाँ से आपकी फ़ाइल प्रोसीड होगी, फिर आप कनाडा में एंट्री करोगे। जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, उसी टाइम पर आपको लीगल असिस्टेंस मिलेगी। वो लोग आपके लिए आपका बैंक अकाउंट, सिन नंबर, सब कुछ एयरपोर्ट पर ही एक्टिवेट करके देंगे। इनिशियल कुछ टाइम के लिए वो आपको स्टे भी प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह, खाने का, सब कुछ आपका हैंडल करते हैं वो लोग। चीज़ें देखो देखने में बहुत आसान लगती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूं कि अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से रेफ्यूजी लेकर कनाडा में आ रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख कर आएँ। इस चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, तो देखो बहुत सारे नुकसान भी हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको मेरा ओपिनियन समझ आया होगा और मैंने कहीं किसी वे में आपको कुछ गाइड किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।